अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, एक तरफ तो इमरान खान साहब की रिहाई की बातें की जा रही हैं। आखिर कौन सी वजूहात हैं, कौन सी बुनियादें हैं जिन पर दावा किया जा रहा है? और सिर्फ ये दावा तज्जिया निगार ही नहीं कर रहे, बल्कि जो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने भी इस पर बरमला इजहार किया है और उनके वकला भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं। वो क्या बुनियादें हैं जिन पर ये ऐसी बातें की जा रही हैं? और दूसरी तरफ धांधली का एक चौथा मरला शुरू हो गया। इसे मैं चौथा मरला कहूंगा क्योंकि ये उन सब से हटकर है। तो ये दोनों चीजें एक साथ ही क्यों चल रही हैं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब धांधली के हवाले से। धांधली जो है वो कई मरहलों पर की गई। पहला तो थी जिसे कहते थे हम प्री पोल रिंगिंग, यानी इलेक्शन से पहले, और उसको इस हद तक मैनेज कर लिया गया कि इलेक्शन डिले कर दिए गए, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होने दिए गए, नवाज शरीफ को वापस लाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया, सबको जेलों में डाला गया, 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फौजी अदालतें बनाई गई। मतलब वो सब कुछ जो तारीख में आज तक नहीं हुआ था, वो सिर्फ इन्हीं इलेक्शन को, रिगिंग को मैनेज करने के लिए किया गया। और फिर जब यकीन कर लिया गया कि अब पीटीआई मुर्दा हो गई और इसमें कोई जान नहीं है, और अब अगर इलेक्शन कराए जाएं तो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं, और तब जब इलेक्शन कराए गए तो फिर भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सके। फिर पोल डे की रिगिंग है, उसको देखें आप। उससे पहले जो कागजात लोगों के नामजदगी मुस्तरद होना, उनके जनाब तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा का अगवा करना, कोई एक भी इलेक्शन कैंपेन ना करने देना, जलसा ना करने देना, इलेक्शन वाले दिन कैंप ना लगाने देना, ये सब कुछ करने के बाद भी जब रिजल्ट आए तो 2/3 अक्सरियत पीटीआई ले रही थी। उसके बाद फिर 9 फरवरी की एक मैनेजमेंट है, वो 100 नशिस्तें उनकी, वो कहते हैं जी 80 नशिस्तें जो है वो वफाक में और 100 नशिस्तें पंजाब में हासिल कर ली गई। इस हवाले से एक ये बात की जा रही थी कि शायद पंजाब का उतना ज्यादा तासुर नहीं दिया जाता, जोर नहीं डाला जा रहा जितना वफाक में डाला जा रहा है। तो कल उन्होंने 100 के 100 जो फॉर्म 45 के हामिल उम्मीदवार थे पीटीआई के, उन सबको बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी अलग-अलग रुदाद भी इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को सुनवाई गई। अगरचे उसकी बिल्कुल कवरेज नेशनल मीडिया ने नहीं की क्योंकि उनको कह दिया गया था, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। यानी 80 सीटें आपने वफाक की ले ली, फिर भी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब क्या किया जा रहा है जी? अब डिमांड की गई है, जो कैलकुलेशंस की गई हैं कि कम से कम 14 सीटें पीटीआई से और लेकर नून लीग को दी जाएं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक पहली अखलौती मिसाल है कि इलेक्शन को हुए 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अब फिर भी सीटें वापस ली जाए। और उसके लिए जो लोग फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनमें चोटी के वकला हैं, वो हाईकोर्ट जाते हैं, वो जाकर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन जो चौथा मरला शुरू किया गया है उसके तहत यह है कि जो नून लीग का हारा हुआ उम्मीदवार है वो जस्ट एक दरखास्त देता है और दरखास्त की बुनियाद पर रिकाउंटिंग होती है, और रिकाउंटिंग में पता चलता है कि जो पीटीआई के हामी कैंडिडेट्स ने वोट लिए हुए थे वो तो सारे के सारे मुस्तरद करदा थे, यानी उनको डबल स्टैम्प कर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। और फिर पता चलता है कि अगर 5,000 7,000 का फर्क है तो 8-10 हजार वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और रिजल्ट नहीं दे दिया जाता है। अब ऐसा ही एमए 154 में हुआ लोधरा में। यहां से आपको पता है कि लोधरा से जहांगीर तरीन हार गए थे, लेकिन एक सीट राना फराज नून ने जीत दी थी। उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू को शिकस्त दी थी। एनए 154 है। वहां से वो कहते थे मैं फॉर्म 45 के मुताबिक 14,000 से जनाब जीता हुआ हूं, लेकिन रिगिंग करने की कोशिश की गई, फिर भी जब नहीं हुई तो 6,500 से राना फराज नून को जितवा दिया गया। अब उसकी जनाब इतवार वाले दिन मतलब दरखास्त देकर रिकाउंटिंग का फैसला किया गया और वो बहावलपुर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लेके आया, लेकिन उसके बावजूद गिनती कराई गई और पता चला कि जनाब 14,000 वोट, यानी पहले 7,000 वोट रिजेक्टेड थे, अब 13 उसमें मजीद और 20,000 जो वोट है वो रिजेक्ट कर दिए गए और राना फराज नून को हरा दिया गया। राना फराज नून की इस वजह से भी एक बड़ी अहम और दिलचस्प ये सीट है कि वो कहता है जनाब कि मैं 8 फरवरी को जीता हुआ हूं, मैं 9 फरवरी को भी मेरे अगर से 6-7 हजार वोट जाहिर किए गए, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। फिर मेरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फॉर्म 47 भी मेरा जारी कर दिया, 48 भी, 49 भी,
پھر قومی اسمبلی میں میں نے جا کر رپورٹ کر دیا, قومی اسمبلی نے مجھے کارڈ بھی جاری کر دیا, مطلب وہاں میں نے حاضری بھی لگوا لی, اور اب کہا گیا کہ نہیں آپ تو ہارے ہوئے تھے, اور ایک صرف درخواست دی گئی اور وہی ڈبے کھولے گئے جن میں جناب ڈبل سٹیمپ کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں ووٹ, یہ تو آپ کے ڈبل سٹیمپ ہے, اور وہ اٹھا کر یہ جناب چوتھا مرحلہ ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 14 جو ہے نا سیٹیں لینے کا ارادہ ہے. اب ذرا یہاں ٹھہر کر ہم کہتے ہیں کہ آج کیا وجوہات ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے, اور اس کی ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ 8 فروری کے بعد جو الیکشن ہوئے اور 9 کو جناب یہ سماعت ہوئی تو 12 مقدمات تھے دہشت گردی کے, ان میں ان کی ضمانتیں بحال ہو گئیں یا ضمانتیں ہو گئیں. اس کے بعد جناب ایک دو اور چیزیں, گزشتہ روز ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ 8 مہینے سے عمران خان کے 205 دن ہو گئے, 9 مہینے ہونے والے, 9 مہینے تقریباً ہو گئے. لیکن اس دوران جناب عمران خان صاحب کی جب اپنے وکلا سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ کہتے ہیں 2 فرشتے ہوتے ہیں, ایک ملاقات کرنے والے اور دوسرا عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان دونوں کی وہ گفتگو جناب سنتے رہتے ہیں, ان کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتا. تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں کہ ان کو تنہائی میں ملاقات کرانے دی جائے, اور دوسرا صرف 2 دن تھے ملاقات کے لیے, تو اب وہ صرف اتوار کے علاوہ پیر سے ہفتے تک وہ کسی دن بھی ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی. تو اس سے یہ تاثر گیا کہ شاید پی ٹی آئی پر بڑی مہربانی کی جا رہی ہے. اور دوسری یہ تصور کیا جا رہا تھا جس طرح الیکشن سے پہلے جناب بہت جلدی کیس نپٹائے گئے کہ اب شاید جب اپیل کا مرحلہ آئے گا تو کوئی زیادہ کنسیشن نہیں ملے گی, لیکن حیرت انگیز طور پر درخواستیں الیکشن کے فوری بعد دائر ہوئیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے جن کے چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق کے خلاف باقاعدہ پی ٹی آئی نے کہا ہوا ہے کہ جناب ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے, لیکن انہوں نے جناب کمال مہربانی کی, اعتراض خود ہی ریموو کر دیا اور کہا جناب اس کو ہم بعد میں سن لیں گے, پہلے انٹرٹین کریں, اور پہلے دن ہی نوٹس جاری کیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 15 20 دن کے نوٹس ہوتے تھے, اب صرف درمیان میں 2 دن چھوڑ کر تیسرے دن کا نوٹس جاری کر دیا. یہی وجہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے امید پیدا ہوئی ہے. اور گزشتہ روز باقاعدہ جب عمران خان کی بہن علیمہ خان آئی تو انہوں نے کہا جی کہ جمعرات یعنی 29 فروری کو 3 کیسز کی سماعت بھی ہے, اور 3 فروری کو ضمانت بھی ہو سکتی ہے. اس میں ایک آدھ کیس اور ہے جو بعد میں رہ جائے تو ان کی بعد میں بھی ضمانت ہو سکتی ہے. تو 2 جو مین کیس ہیں جس میں توشہ خانہ کیس ہے اور ساتھ ہی جناب دوسرا کیس ہے عدت کیس ہے, ان میں اس کی بھی 29 کو, اور تینوں کیسوں کی 29 فروری کو باقاعدہ اس کے حوالے سے سماعت ہے. کیس میں کچھ نہیں ہے, وکلا کہتے ہیں جناب کہ یہ 5 منٹ کی مار نہیں ہے. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ تو بہت ہی زیادہ اس حوالے سے مطمئن نظر آ رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں جی کہ جمعرات والے دن ہمیں انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ. 2 منٹ میں جمعرات کو عامر فاروق صاحب انصاف دیں گے, جمعرات کے روز تک. جمعرات کے. میم عامر فاروق صاحب سے آپ انصاف کی توقع رکھ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ اللہ کرے گا اور عامر فاروق صاحب انصاف دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ 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 اچھی. علیمہ خان صاحب اسی طریقے سے جو وکلا ہیں وہ بھی بڑے مطمئن ہیں, اور ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے نا تشکیل دی گئی ہے خاص طور پر ان اپیلوں کے لیے. میں آپ کے 20 نام ہیں جناب, اور چوٹی کے وکلا ہیں. خواجہ حارث ہیں, ڈاکٹر بابر آوان ہیں, سینیٹر علی ظفر ہیں, لطیف کھوسا ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, بیرسٹر عمیر نیازی ہیں, شعیب شاہین ہیں, گوہر علی خان ہیں, علی بخاری ہیں, نیاز اللہ خان ایڈوکیٹ ہیں جن کی چیف جسٹس صاحب سے جھڑپ بھی ہوئی تھی, انتظار پنجوتا, نعیم پنجوتا, رائے محمد علی, ڈاکٹر یاسر امان, علی اعجاز بھٹر, علی محمد خان, برہان اعظم, شیر افضل مروت, شبیر گادھی, مشال اعظم. مطلب 20 چوٹی کے وکلا ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر سپریم کورٹ کے وکلا ہیں جو آج گزشتہ روز پیش ہوئے, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ. یہی وجہ تھی کہ جب صحافیوں سے گفتگو کی وکلا نے تو صحافیوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کہیں ڈیل تو نہیں ہوگی. باقاعدہ یعنی ڈیل کا ایک شبہ ہو گیا ہے کہ شاید آپس میں ان کی ڈیل ہو گئی ہے. بعد انہوں نے نوٹس 4 کیسوں میں فرما دیا ہے, اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگلی وہ جمعرات کو ہوگی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے, اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں, سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی, اور بشرا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ ان کو
पता हो। अली जफर साहब जब से खान साहब अंदर गए हैं डियाला जेल के अंदर, तब से हम देख रहे हैं जब भी समाअत होती है आप लोग जब निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद होते हैं, कहा जाता है कि खान साहब निकलने वाले हैं। आज आप सबकी बॉडी लैंग्वेज से और तमाम तर पीटीआई की लीगल टीम यहाँ पर मौजूद है, लग रहा है कि खान साहब वाकई निकलने वाले हैं। क्या कोई इशारा मिल चुका है आप लोगों को? इशारा नहीं मिलता, आपका केस की फाइल देख के आप पुरुमीद हो जाते हैं। जब केस की फाइल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किसी किस्म की गुंजाइश नहीं कि जो सज़ाएं हैं वो कायम रहेंगी, हर किस्म की मुमकिन कोशिश कर ली है प्रोसिक्यूशन ने। जो किया हमने देखा, जेल ट्रायल हुआ, वहाँ सारे खड़े हैं इधर, मैंने खुद विटनेस किया कि वकीलों को कमरे में बंद कर दिया गया और उनको जिरा नहीं करने दी। तो ये इस किस्म की जब चीज़ें आप रिकॉर्ड पे देखते हैं तो कोई शक नहीं रह जाता कि ये अपील इंशाल्लाह हमारी एक्सेप्ट होगी। इसीलिए आप हर एक की शक्ल पे मुस्कुराहट देख रहे हैं। सर क्या हम इसका मकसद क्या है कि एक तरफ ये तासुर कि जल्दी उनकी रिहाई हो सकती है, बल्कि बात यहां तक की जा रही है कि इमरान खान साहब के इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और शेर अफजल मरवत से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वाकई ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख का एक बड़ा इस्तकबाल होगा। दुनिया इस्तकबाल क्या, कितना बड़ा इस्तकबाल करेंगे? गौर साहब ने तो कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा, एशिया का भी नहीं, दुनिया का। इसमें शक नहीं है। पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है खान की एक झलक देखने के लिए। उनके निकलने की देर है। पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, चकवाल तक अवामी अवाम होंगे। कब तक जो है दुनिया के बड़े इस्तकबालों में देखा जाए तो इमाम खुमैनी का इस्तकबाल था, जिसका 50 लाख लोगों ने जाकर, जब वो आए थे ईरान में अपनी जलावतनी के बाद, तो 50 लाख लोगों ने इस्तकबाल किया था। तो इनका भी ख्याल ये है कि कोई 10 से 10, 20, 30 लाख लोग इस्तकबाल कर सकते हैं। यानी इस हद तक ये पुरुमीद हो गए हैं। क्यों कि आगे केसेस में एक जगह जान नहीं है, और दूसरा एक ये तासुर भी है कि शायद हुकूमत अगर चाहती है कि कुछ अरसा वो चले तो उसके लिए उन्हें फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अगर उनकी रिहाई नहीं होती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये हुकूमत आगे चल सके। लिहाजा एक तरफ तो अगले 5 साल की मनसूबाबंदी की जा रही है कि पीटीआई से मजीद कुछ सीटें ले ली जाएं, और खास तौर पर 14 सीटों की जरूरत है। और उसकी एक वजह यह भी है कि 14 सीटें ली जाएं तो फिर जो सेनेट में अक्सरियत है वो हासिल नहीं की जा सकेगी। वरना अगर ये 14 सीटें देते हैं और मखसूस सीटें भी उन्हें दे देते हैं तो उसमें सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी, और फिर अगर कौमी असम्बली से कोई बिल मंजूर होगा भी सही तो सेनेट में चूंकि पीटीआई की अक्सरियत होगी वहां से मंजूर कराना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो रास्ता रोकने के लिए अब एक स्ट्रेटेजी है जो धांधली का चौथा मरला कि जनाब अब वोट रिजेक्ट करो। पहले यह किया था कि हेर फेर किया था 45 फॉर्म 45 47 में, अब बाकायदा डबल स्टैम्प करके वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इस लिहाज से तो कुछ भी किया जा सकता है। इमरान खान 1.5 लाख वोटों से जीता हुआ है मियां वाली में, तो आप जनाब डब्बे खोलें और जो इमरान खान के सारे वोट हैं डबल स्टैम्प कर दें, और उन्हें कहिए ये तो रिजेक्टेड वोट है नहीं, और उनको आप हरा दें। बेशक अगले ने 20-30 हजार में लिए वो हैं वोट उनके मुखालिफ, और उन्होंने 2.25 लाख लिए हुए हैं, तो आप उन्हें हरा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये जनाब रिगिंग का चौथा मरला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखकर लगता ऐसे है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि शायद जमहूरियत पर से एतमाद ही खत्म हो जाए और मामलात जो है फिर शायद मार्शल्ला या किसी और तरफ जाए। यही है कि इस तरह मुतनाज़ा बनाने की इंतहाई भोंडी कोशिशें की जा रही हैं कि अगर थोड़ा बहुत किसी का एतमाद है, बलूचिस्तान बड़ी मुश्किल से आप उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेकर आए, लेकिन वहां ये सूरत हाल की गई है। और पंजाब जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हामी था उसको भी मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट बहुत ख़राब है, लेकिन सिर्फ अपने 3 या 4 साल निकालने की प्लानिंग की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, इमरान खान को मेरे ख्याल में इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, वरना जो आलमी बरादरी का प्रेशर है वो इन्हें बहुत ज़्यादा खा जाएगा। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।